हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विद्या शर्मा जी के लिखे हुए उपन्यास का तीसरा भाग। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। आकाश ने अपनी कविता जैसे ही खत्म की, महाराज जी उसे खाने के लिए बुलाने आ गए। उसने जल्दी आने के लिए कहा, फिर महाराज जी चले गए। उसने इत्मीनान से अपनी कविता पूरी की और उसे किताबों के बीच में रख दिया। अपने मन को मजबूत किया कि आखिर तो ये एक पराया घर ही है, कभी न कभी तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। ये तो प्रोफेसर साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने बिल्कुल घर के सदस्य की तरह उसको रखा, पर आखिर कब तक? आखिर उसे भी तो अपने पैरों पर खड़ा होना है। ऐसी ही जाने कितनी ही कपोल कल्पनाएं उसके मन मस्तिष्क में चक्कर काट रही थी। तभी प्रोफेसर साहब ने फिर से आवाज लगाया, आकाश खाना खा लो। आकाश ने गहरी सांस ली और कलम खुली छोड़ नीचे खाना खाने के लिए गया। उसने देखा नंदिनी अभी भी वहां पर नहीं थी। उसका दिल बैठ गया। उसने महाराज जी से पूछा, महाराज जी, नंदिनी क्यों नहीं आई? क्या उसका खाना उसके कमरे में गया है? नहीं बिटवा, आप तो जानत ही है कि नंदिनी बिटिया जब गुस्से में होती है तो अपने आप ही मानती है। उसने प्रोफेसर साहब की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, मैंने उसे बहुत समझाया, खाने पर बुलाया, लेकिन वो नहीं मान रही है। ये सुनकर जैसे आकाश को गुस्सा आ गया। वो नंदिनी पर भड़कते हुए बोला, ऐसा भी क्या गुस्सा सर, थोड़ी देर का तो समझ में आता है, पर इतनी देर हो गई वो अभी तक बात को दिल से लगा कर बैठी है, जैसे मैं कल ही उसकी शादी करके उसे विदा कर देने वाला हूँ। ये कहकर वो सीधा नंदिनी के कमरे की तरफ गया और जाते ही उसने जोर से दरवाजा पीटते हुए कहा, नंदिनी दरवाजा खोलो, ये क्या बचपना है? इतनी देर हो गई और तुम अभी तक उस बात को दिल से लगाए बैठी हो। मैं खाना लेकर आया हूँ, तुम चाहो तो यही खा लो, पर दरवाजा खोलो। लेकिन नंदिनी ने उसके किसी बात का जवाब नहीं दिया। तब आकाश ने गुस्से में अपना हाथ दरवाजे पर मारते हुए कहा, ठीक है, अगर ये बात इतनी बड़ी है तो कल क्यों, मैं आज ही चला जाता हूँ, फिर लौटकर कभी नहीं आऊंगा। ये कहते हुए वो गुस्से में वापस अपने कमरे में चला गया। उसने तुरंत अपना सूटकेस निकाला और कपड़े रखने लगा। प्रोफेसर साहब आए और बोले, ये क्या बेटा, नंदिनी तो नासमझ है, पर तुम उसकी नासमझी में क्यों आ गए? इसमें नासमझी वाली कोई बात नहीं है सर, वो ठीक ही तो कह रही है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? दुनिया में और भी लोग हैं, वो सब अपनी मेहनत से अपने लिए ठिकाना बनाते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम यहाँ मुफ्त में नहीं रह रहे हो। ये सब कहने की बातें हैं सर, पर सच तो यही है कि मैं अब तक आपके रहमो करम पर जी रहा हूँ। तुम कैसी बातें कर रहे हो आकाश? मैं तो समझता था कि जिद और बचपना नंदनी में ही है, पर आज लगता है कि तुम में और उसमें कोई विशेष फर्क नहीं है। तभी नंदनी की आवाज आई, रहने दीजिए पापा, ये जाना चाहते हैं तो चले जाए, यहाँ रहकर हम कौन सा एहसान कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जाने से पहले इनको उल्टियाँ करनी होगी। उल्टियाँ? उसके बात पर जो आकाश अब तक परेशान था, वो हैरान हो गया। प्रोफेसर साहब भी हैरान थे। ये तुम अब क्या बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही हो? इसमें बेवकूफ़ी वाली क्या बात है पापा? इन्होंने हमारे हाथ से बने जो केसर हल्दी के दूध पिए हैं अब तक, वो सारा वापस निकाल कर हमें देना पड़ेगा, वो भी सही सलामत। तभी यहाँ से मैं जा सकते हैं। अगर उसके पहले ये यहाँ से हिले भी ना तो गोली मार दूंगी। आकाश ने फिर अपना माथा पकड़ लिया। तुम कुछ भी कह लो, पर अब तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। हाँ तो कौन रोक रहा है? हमारा हिसाब क्लियर कर दीजिए, फिर आप चाहे जा सकते हैं, मगर उसके पहले आप यहाँ से हिल भी नहीं सकते। आपका जो भी फैसला हो हमें बता देना। चलिए पापा, ये कहकर वो प्रोफेसर साहब का हाथ पकड़कर बाहर खींच लाई और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अब स्थिति बिल्कुल उलट थी। थोड़ी देर पहले नंदिनी कमरे में बंद थी और आकाश उसे बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, पर अब आकाश कमरे में बंद है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि नंदिनी ने उसे बाहर निकालने के लिए एकदम अलग तरीका अपनाया है। पापा परेशान मत होइए, देखना अभी थोड़ी देर में सारा भूत उतर जाएगा, जैसे तुम्हारा उतर गया है।
हमें माफ़ कर दीजिए पापा, जब भी कोई हमें आपसे दूर चले जाने की बात करता है तो पता नहीं क्या हो जाता है। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएँगे। प्रोफ़ेसर साहब की आँखों में आँसू आ गए। उन्होंने नंदिनी को अपने सीने से लगा लिया और कहा, मैं तुझे अपने से दूर नहीं करना चाहता बेटा, पर यही दुनिया की रीत है। वो सब हमें नहीं पता, लेकिन इतना जानती हूँ कि मैंने मास्टर साहब पर बेवजह ही गुस्सा कर दिया। उनकी क्या गलती, मैं उनसे माफ़ी माँग लूँगी, पर पहले उनकी अकड़ तो कम हो। रात भर कमरे में बिना खाए-पिए बंद रहेंगे तो सुबह तक सारा होश ठिकाने आ जाएगा। बड़े आए जाने वाले। चलिए पापा, खाना खाइए। पर बेटा, वो बेचारा भूखा रहेगा। कुछ भूखा नहीं रहेगा। मैंने खाने की थाली रख दी है और देखना वो सुबह तक खाली मिलेगी। अब चलिए। ये कहकर दोनों खाना खाने लगे। नंदिनी इतनी आश्वस्त थी जैसे वो आकाश को बहुत अच्छी तरह से जानती हो। आकाश ने भी बाहर निकलने के लिए कोई जिद नहीं की। खाना खत्म होने पर प्रोफेसर साहब ने कहा, नंदिनी बेटा, मुझे लगता है एक बार हमें आकाश को देखना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं देख लेती हूँ। आपको अपने स्टूडेंट पर भरोसा हो ना हो, पर मुझे मेरे मास्टर साहब पर भरोसा है। वो कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेंगे। आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। नंदिनी ने एक कुर्सी ली और प्रोफेसर साहब को आकाश के कमरे के बाहर बने रोशनदान से झांक कर देखने के लिए कहा। प्रोफेसर साहब ने चुपके से देखा। आकाश खाना खा रहा था और उसके चेहरे पर परेशानी के कोई भाव नहीं थे, बल्कि वो तो जैसे खुश लग रहा था। राज, क्या वो समझ नहीं पाए? नंदिनी बेटा, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। आकाश तो खाना खा रहा है। मैंने कहा था ना पापा, मैं मास्टर साहब को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब चलिए, आप भी सो जाइए, परेशान मत होइए। पर उसका दरवाजा धीरे से खोल दो, रात में उसे कोई जरूरत हुई तो। हाँ, ये आपने ठीक कहा। उसने बहुत ही धीरे से दरवाजे की कुंडी खोल दी और अपने कमरे में जाकर लेट गई। अब जाकर उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव आए थे। अच्छा हुआ मास्टर साहब ने मेरी बातों का बुरा नहीं माना। आज अगर वो चले जाते तो। नहीं नहीं, मैं उन्हें कैसे जाने दे सकती हूँ। कोई भक्त अपने भगवान को जाने के लिए कैसे कह सकता है। मुझसे बड़ा पापी तो शायद ही इस दुनिया में कोई हो। मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। कल मेरा जन्मदिन है। देखती हूँ कौन सी कविता लिखे हैं मास्टर साहब जी। जरूर कुछ बहुत अच्छा ही लिखा होगा, पर उसके लिए मुझे कल का इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आकाश खाना खा रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। पता नहीं ये खुशी किस बात की है। नंदिनी उसे मनाने आई थी इसीलिए, नंदिनी के जन्मदिन पर वो मौजूद रहेगा इसीलिए, या फिर इसलिए कि उसके रहने आने से नंदिनी को फर्क पड़ता है। पता नहीं क्या था। वो इन सब बातों से अभी भी अनजान था, लेकिन खुश था। वो ये सब सोच ही रहा था कि एक फूल के बजाय पूरे गुलाब के फूलों का गुलदस्ता बनाना है नंदिनी के लिए। उसे जरूर पसंद आएगा। और इसी सोच में रात भर करवटें बदलता रहा, क्योंकि उसे डर था कहीं वो सो न जाए और उसे जाने में देर हो जाए। कंबल में दुबका आकाश बार बार घड़ी को देखता और सुबह होने का इंतजार करता, क्योंकि सर्दियों का मौसम था इसीलिए बहुत जल्द ही भी नहीं जा सकता था। लेकिन जैसे ही 5 बजे उससे रहा नहीं गया, वो उठ गया। उसने पूरे कपड़े पहने और उसके ऊपर से एक गर्म शॉल से खुद को ढक लिया। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, उसके कदम रुक गए। नंदिनी ने कल दरवाजा बंद कर दिया था। पता नहीं उसने खोला कि नहीं। अगर नहीं खोला होगा तो मैं कैसे जाऊंगा। वो वापस आया। उसने देखा, खिड़की से नीचे देखा, ऊंचाई काफी थी। अगर मैं यहाँ से कूदा तो पता नहीं क्या होगा। जा भी पाऊंगा या नहीं, और चला भी गया तो वापस कैसे आऊंगा। वो फिर वापस लौटा। उसने दरवाजे को धीरे से खोलने की कोशिश की। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी, क्योंकि दरवाजा खुल गया था। इतना मतलब प्रोफेसर साहब ने दरवाजा खोल दिया होगा चुपके से। वो बाहर निकला और उसने दरवाजे को फिर से बाहर से बंद कर दिया। अब तक महाराज जी उठ चुके थे। वो उनकी नजर बचाकर निकल जाना चाहते थे, लेकिन पता नहीं कैसे उनकी नजर पड़ गई। अरे आकाश बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। कुछ नहीं महाराज जी, ऐसे ही जल्दी आँख खुल गई तो सोचा थोड़ा बाहर चहलकदमी कर लूं। ठीक है। यह कहकर वो सरपट बाहर निकल गया। सुजैन का घर वहां से काफी दूर था, पर उसे जाने कौन सी धुन लगी थी। वो तेज कदमों से चलता जा रहा था। सुजैन के घर पहुंचते पहुंचते काफी रोशनी हो गई थी। हालांकि अभी दिन नहीं निकला था। जब सुजैन के घर पहुंचा तो उसके घर का दरवाजा बंद था। शायद सुजैन भी अभी नहीं उठी होगी। वो भला इतनी सुबह क्यों उठ लेगी।
वो वैसे भी आराम पसंद है। वो जो भी हो, ये बगीचे उसे बहुत मेहनत से तैयार किए हैं। कितना खूबसूरत। उसने देखा फूल कुछ खिले थे तो कुछ अधिक खिले थे, कुछ कलियां थी, उन पर ओस की बूंदें ऐसे सज रही थी मानो सिर पर मोती हो। वैसे तो उसे सफेद गुलाब पसंद है, लेकिन उसने सोचा क्यों न एक लाल गुलाब लेता चलूं, क्या पता नंदिनी को ही लाल पसंद हो। पर अंदर जाना भी थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि सुजय ने चारों तरफ कंटीले तारों की घेराबंदी कर रखी थी। जैसे तैसे आकाश तारों को किनारों करके घुस गया और वहां उसने चुन चुनकर सफेद गुलाब के फूल तोड़े और एक लाल गुलाब का फूल तोड़ा। ओस भीगने के कारण उसके हाथ पैर ठंडे होने लगे थे। उसने जल्दी से सोल के अंदर फूलों को छुपा लिया था ताकि कोई देख न ले, और चुपचाप वहां से निकलने लगा। लेकिन तभी उसकी सोल कंटीले तारों में फंस गई, जिसे उसने जल्दी से झटके में खींचा तो वो फट गई, पर वो बिना किसी की नजर में आए वहां से निकलने में कामयाब रहा। अब तक दिन अच्छी तरह से निकल आया था, काफी उजाला भी हो गया था। इधर नंदिनी जब उठी तो सबसे पहले आकाश के कमरे की तरफ से गई। कमरा बाहर से बंद था तो उसे कुछ आशंका हुई, उसका मन घबरा उठा। उसने दरवाजा खोला तो कोई अंदर नहीं था। वो तुरंत घबराती हुई बाहर निकली। पापा, पापा, आकाश कमरे में नहीं है। इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया होगा? क्या वो सच में मुझसे नाराज होकर चला गया? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, यहीं कहीं होगा, तुम इतना घबराओ मत। पापा, मेरी गलती है, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया था। वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरी हर बेसिर पैर की बातों को बर्दाश्त करते हैं, और मैंने क्या किया, उन्हें जाने के लिए कह दिया। प्रोफेसर साहब अभी उसे समझा ही रहे थे कि तभी महाराज जी बोले, बिटिया, आकाश बेटा बाहर टहलने गए हैं, सुबह मुझसे मिले थे, तब मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि वो बस टहलने जा रहे थे, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो आपसे झूठ बोल दिए होंगे महाराज जी। नहीं बिटिया, वो सच में टहलने गए हैं, अभी लौट आएंगे। प्रोफेसर साहब ने कहा कि तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो, आकाश ऐसा लड़का नहीं है। अब तक आकाश दरवाजे पर आ चुका था। सबको इस तरह देखकर वो घबरा गया। उसने फूलों को अपने शॉल के अंदर छुपाए रखा। हालांकि वो ओस से भीगे थे, इससे ठंड भी लग रही थी। उसे देखते ही प्रोफेसर साहब ने कहा, देखा, मैं ना कहता था आकाश मेरा स्टूडेंट है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, तुम्हें अपने मास्टर जी को समझने में गलतफहमी हो गई है। क्या बात है सर? कुछ नहीं बेटा, बस नंदिनी पूछ रही थी कि तुमने उसके जन्मदिन की कविता लिखी कि नहीं, वरना केक भी खाने को नहीं मिलेगा। आकाश मुस्कुराते हुए बोला, सर भला मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ? केक खाने का मौका साल में एक बार मिलता है और मैं उसे नहीं छोड़ सकता। आकाश की बात सुनकर नंदिनी मुस्कुरा उठी। उसे पूरा यकीन हो गया कि आकाश ने उसके लिए कविता भी लिखी है और अब वो जाएगा भी नहीं, इसीलिए बोली, अब आपने इतना अच्छा काम किया है तो आपको पुरस्कार स्वरूप आज चाय मिलेगी। यह सुनकर आकाश और प्रोफेसर साहब हंसने लगे और नंदिनी रसोई में चली गई। आकाश को अपने सामने देखकर नंदिनी की जान में जान आ गई थी। अब उसे यकीन हो गया था कि आकाश उससे नाराज नहीं है और ना ही उसे छोड़कर कहीं जाएगा। वो जल्दी से रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। आज वो अपने जीवन की सबसे बेहतरीन चाय बनाना चाहती थी। दूध, चीनी, चाय पत्ती, इलायची, दालचीनी, लौंग सब सही अनुपात में महाराज जी से पूछ-पूछ कर डाल रही थी। वैसे तो आकाश के लिए वो चाय बनाती रहती थी, पर आज तो मानो सोमरस बन रहा हो। इधर आकाश ठंड से कांपने लगा। वो तुरंत अपने कमरे में आया और फूलों को अखबार में लपेट कर रख दिया ताकि वो शाम तक खराब ना हो। जल्दी से कपड़े बदलकर एक मोटा सा कंबल लपेट कर बैठ गया। इन सब के बीच वो चिट्ठी वाली बात भूल ही गया। बस उसे नंदिनी वो फूल याद रहे। उसने सोचा फूल पाकर नंदिनी तो खुश हो जाएगी, लेकिन सुबह जब मिस सुजैन अपना बगीचा देखेगी तो वो बहुत परेशान होगी। मैंने उनका इतना खूबसूरत बगीचा खराब कर दिया। कितनी मेहनत से उन्होंने तैयार किया होगा। पर मैं भी क्या करता, नंदिनी को जन्मदिन का तोहफा देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन उनको बहुत बुरा लगेगा और तो और टोकरा भर भर के गालियां भी देगी। नहीं नहीं, मैं उनके घर जाकर उन्हें
सारी बात सच-सच बता दूँगा और माफ़ी भी माँग लूँगा। तभी नंदिनी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। किससे माफ़ी माँग लेंगे मास्टर साहब, और किस बात की माफ़ी? आपने कौन-सी गुस्ताखी कर दी? आकाश ने कंबल को जरा-सा सरका कर देखा तो नंदिनी चाय की ट्रे हाथ में थामे उसे घूर-घूर कर देख रही थी और सवालों की बौछार किए जा रही थी। आकाश ने अपने चेहरे के भावों को छुपाते हुए ही बड़ी ही चालाकी से बात घुमाते हुए कहा, गलती? कौन सी गलती? अच्छा जी, तो अब आप झूठ भी बोलने लग गए हो। अभी-अभी मैंने कहते सुना कि मैं माफ़ी माँग लूँगा। आकाश को लगा कहीं नंदिनी को पता तो नहीं चल गया। फिर उसने सोचा उसे कैसे पता होगा। क्या सोच रहे हो मास्टर साहब, चोरी पकड़ी गई क्या? आकाश बोला, बिल्कुल नहीं, मैंने कोई चोरी की होगी तब पकड़ोगी ना। दरअसल मैंने प्रोफेसर साहब का एक जरूरी काम नहीं किया, तो मैं वही सोच रहा था। उन्हें सब सच सच बता दूंगा और उनसे माफी भी मांग लूंगा। ओह! तो ये बात है। हाँ, यही बात है। लाओ, अब चाय दोगी या ठंडी करके इसे खुद पीने वाली हो? नंदनी भी तमक कर बोली, हाँ तो लीजिए ना, इतना अकड़ क्यों रहे हैं? और उसने चाय टेबल पर रखा और खुद बैठ गई। दरअसल वो आकाश से चाय की तारीफ सुनना चाहती थी, पर आकाश तो चुपचाप चाय पीने में लगा था। उसे तो रह रहकर मिस सुजैन और उसके गुस्से का ख्याल आ रहा था, पर सामने नंदनी भी बैठी थी तो वो उसे भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। अब तक तो वो चुप ही रहा। नंदनी से अब रहा नहीं गया तो वो पूछ बैठी, लगता है चाय ज्यादा ही अच्छी बन गई है, फिर या आप कहीं और खो गए हो? आकाश मुस्कुराकर बोला, सही कहा, चाय तो आज वाकई कमाल की बनी है। जी कर रहा है महाराज जी के हाथ चूम लो। नंदनी शर्माती हुई उठी और बोली, चाय महाराज जी ने नहीं, मैंने बनाई है। और ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चली गई। आकाश थोड़ा झेम सा गया। उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा। नंदनी क्या सोच रही होगी। अपने सर पर एक थपकी मारी और अखबार में लिपटे गुलाबों को देखकर मन ही मन मुस्कुराकर सोचने लगा कि कब शाम होगी और वो नंदनी को ये तोहफा देगा। पता नहीं ज्यादा लोग तो नहीं आएंगे, क्योंकि लोग महंगे महंगे तोहफे लाएंगे, लेकिन क्या नंदनी मेरे इस तोहफे को उन महंगे तोहफों की तरह ही सम्मान देगी या किसी कोने में रख देगी? फिर उसने खुद ही इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं, मुझे भरोसा है वो मना नहीं करेगी। भला फूलों से खूबसूरत कौन हो सकता है, पर ये तो शाम को ही पता चलेगा। अभी चलकर थोड़ा काम धाम कर लूं, शाम को फिर वक्त नहीं मिलेगा। नंदनी अभी भी तैयारी में लगी है। उसे आज बहुत खूबसूरत दिखना है। वैसे तो वो बहुत खूबसूरत है, पर आज वो और भी ज्यादा खूबसूरत है और अलग दिखना चाहती है। इसके लिए उसने अपनी सहेली केतकी को भी बुला रखा है ताकि वो उसे अच्छे से तैयार कर सके। मेहमानों की लिस्ट ज्यादा लंबी तो नहीं है, कुछ गिने चुने नजदीकी लोग ही आ रहे हैं। नंदनी को भी आकाश के द्वारा उसके लिए लिखी गई कविता का बेसब्री से इंतजार है। उसे ऐसा लग रहा है कि आज दिन बहुत बड़ा हो गया है। थोड़ी देर में केतकी आ गई है तो वो उसके साथ अपनी तैयारी में बिजी हो गई। इधर सुबह सुबह सुजैन उठकर जब बाहर आई तो उसकी नजर सबसे पहले अपने बगीचे पर गई, क्योंकि वो हर सुबह उठते ही अपने बगीचे के फूलों को सबसे पहले देखते आती है। उन्हें भी जी भर के निहारती है, उनसे दो चार बातें करती, फिर जाकर कोई काम करती। बगीचे को देखते ही उसके माथे की तोरियां चढ़ गई और भागती हुई कंटीले तारों की बाढ़ हटाकर अंदर गई। ओह नो, ये किसने किया? मेरे इतने सारे प्यारे प्यारे गुलाब तोड़ ले गया। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। वो दांत पीसते हुए बोली, जरूर आज किसी का अच्छा टाइम खत्म हो गया है। बस एक बार मुझे उसका पता मिल जाए, उसकी वो हालत करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे बगीचे के फूल तोड़े, और वो भी इतने सारे। गुस्से से उसका सारा मूड खराब हो चुका था। वो पूरे बगीचे में घूम घूम कर उस चोर का पता ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नजर कंटीले तारों में फंसे एक कपड़े के टुकड़े पर गई। उसने उसे अपने पास संभाल कर रखा और वापस अपने कामों में लग गई। प्रोफेसर साहब के घर की रौनक आज देखते ही बन रही थी। हो भी क्यों ना, आज उनकी लाडली और इकलौती बेटी नंदिनी का जन्मदिन जो है। आयोजन तो छोटा ही है, पर सजावट अलग ही स्तर की गई है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान आकाश और उसके दोस्त हेमंत का है। सूर्यास्त होने के साथ ही जैसे शाम हुई, रोशनी की रंग बिरंगी लड़ियां झिलमिलाने लगी।
पूरे वातावरण में एक भीनी सी खुशबू फैल गई थी। इक्का दुक्का मेहमान भी आना शुरू हो चुके थे, लेकिन नंदनी तो अभी भी तैयार नहीं हो पाई थी। कितनी बार तो बाल खुलवाकर फिर से बंधवाती, कितने सारे कपड़े निकालकर फैला कर रखती और समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहने। केत के कुछ बताती तो उसे कहती, तुझसे तो रत्ती भर का दिमाग नहीं है, पता नहीं कब क्या पहनना चाहिए। कितनी ही बार तो वो उस पर चिल्ला उठी। केत की बोली, साफ साफ बता क्या करना है, तुझे ने खुद नहीं पता कि क्या पहनना है, कैसे पहनना है, और बेवजह मुझ पर चिल्ला रही हो। अब तो केतकी भी चुपचाप बैठ गई थी और नंदनी भी उठकर जाने कहाँ चली गई। पर आकाश सारे जरूरी काम निपटाकर नहा धोकर तैयार था और हेमंत ने ही जिद करके उसे अपना एक नीले रंग का खूबसूरत कुर्ता दिया था, जिसमें वो गजब का लग रहा था। प्रोफेसर साहब ने उसे आवाज दी, आकाश बेटा कहाँ हो, इधर तो आओ, देखो मेहमान आना शुरू हो गए हैं, मैं अकेले नहीं संभाल सकता। आकाश उसके सामने पहुंचा तो अचानक से वो सकपका गया। सामने सुजैन खड़ी मुस्कुरा रही थी। काले रंग की स्लीवलेस गाउन, चेहरे पर हल्के मेकअप और गहरे रंग की लिपस्टिक से उसका गोरा रंग और भी निखर कर आ रहा था। बड़ी बड़ी गहरी आंखें और आंखों में सलीके से लगा काजल उसे और भी गहरा बना रहा था, जिसमें कोई एक बार डूब जाए तो शायद ही निकलना चाहे। गुलाब के इत्र की खुशबू छन छन कर फैल रही थी। देखा जाए तो कंप्लीट ब्लैक ब्यूटी। हेलो आकाश, शायद मुझे देखकर आपको खुशी नहीं हुई। सुजय ने आकाश की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा तो आकाश थूक गटकते हुए बनावटी हंसी हंसते हुए बोला, जी ऐसी कोई बात नहीं, फिर ये पार्टी और ये घर दोनों प्रोफेसर साहब का है तो मेरी क्या मजाल। इस बात को सुजय ने तुरंत लपक लिया और बोली, तो इसका मतलब अगर ये घर और पार्टी आपकी होती तो आप हमें इनवाइट भी नहीं करते। आकाश ने झिझकते हुए कहा, जी आप गलत समझ रही हैं, मैं तो बस ऐसे ही। कबो ना आकाश, में भी तो बस ऐसे ही। अच्छा छोड़ो, वैसे नंदनी कहाँ है, उसे ये देना है। सुजय ने अपने हाथ में थामे बड़े से गिफ्ट पैक की तरफ इशारा करते हुए आकाश से पूछा तो आकाश ने जवाब दिया, नंदनी वो तो अपनी सहेली के साथ तैयार हो रही है, आप बैठिए मैं देखता हूँ। वो तुरंत वहां से निकल लिया जैसे कोई चोरी करके भाग रहा हो। उसे इस तरह से जाता हुआ देखकर सुजैन मुस्कुराने लगी। सुजैन काफी समझदार है, या यूं कहे कि वक्त और हालात ने उसे इतना समझदार बना दिया है। इंसानों की परख करना वो बहुत अच्छे से जानती है। आकाश के जाने के बाद वो पार्टी में आए और लोगों से मिलने लगी। वो उन लोगों से जान पहचान बढ़ाना चाहती थी। सबसे पहले अपने बुक शॉप के बारे में बताती थी ताकि उसकी बिक्री बढ़ सके। इधर आकाश के लिए एक बम का गोला उसका इंतजार कर रहा था, जिसे उसे भनक भी नहीं थी। आकाश सीधा नंदनी के कमरे की तरफ पहुंचा और आवाज दी, नंदनी तुम कितनी देर में तैयार होती हो, मेहमान भी आना शुरू हो गए, अब चलो जल्दी। प्रोफेसर साहब और बाकी के मेहमान सब तुम्हें ही पूछ रहे हैं, आखिर ये पार्टी तुम्हारी ही तो है और तुम ही गायब हो। लेकिन ये क्या, नंदनी तो कमरे में थी ही नहीं, केवल केतकी बैठी थी और उसका भी मुंह फूला हुआ था। केतकी, नंदनी कहाँ है, उसने भी भाव खाते हुए कहा, मुझे क्या पता, अब क्या मेरे पास यही एक काम बचा है कि मैं दिन भर नंदनी जी के पीछे पीछे घूमती फिरूं, वो कहाँ जाती है, क्या करती है, क्यों करती है। अच्छा तुम्हें नहीं पता तो फिर किसे पता होगा, सुबह से उसी के साथ चिपकी पड़ी हो और अब कह रही हो कि तुम्हें पता नहीं। सीधे सीधे बताओ वो कहाँ है, प्रोफेसर साहब पूछ रहे हैं। हाँ तो जाओ खुद ढूंढ लो ना। हाँ एक बात जरूर जान लीजिए कि नंदनी आपसे बहुत नाराज है, उसी ने कहा कि मैं आपको कुछ ना बताऊं। आकाश ने अपना माथा पकड़ते हुए कहा, नंदनी मुझसे नाराज है, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, मैं तो पूरे दिन उससे मिला भी नहीं हूँ। केत के बीच में बोली, शायद इसीलिए नाराज हो कि आप उससे नहीं मिले जबकि बाकी सबसे मिल रहे हैं। आकाश को अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आने लगा। ये मैंने क्या कर दिया, सुबह से जिसके लिए सब कुछ तैयारी कर रहा हूँ उसी को अब तक शुभकामना नहीं दी। नाराज तो होगी ही, पर कोई बात नहीं, मैं उसे मना लूंगा। और मुझे ये भी पता है कि इस वक्त वो कहाँ होगी। तभी आकाश ने सुना कि पार्टी लॉन में कुछ अनाउंसमेंट किया जा रहा है, पर यह आवाज़ तो नतनी की ही थी। वो तुरंत पार्टी लॉन की तरफ गया। पार्टी हॉल में माइक पर नंदनी की आवाज आ रही थी। आकाश तुरंत वहां पहुंच गया। उसने देखा नंदनी माइक थमे वहां आए लोगों को शुक्रिया अदा कर रही थी। बहुत खुश लग रही थी, जिसे देख आकाश की जान में जान आई। लेकिन जैसे ही नंदनी ने वहां आकाश को देखा तो गुस्से में मुंह फेर लिया, पर अगले ही पल उसने बोलना शुरू किया, आप सब लोग यहाँ मेरे जन्मदिन को खास बनाने आए हैं, जिसके लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। पर मेरे मास्टर साहब भी यही है, उन्होंने मेरे लिए खास तोहफा तैयार किया है और वो आज यहाँ आप सबके सामने पेश करने वाले हैं। क्यों मास्टर साहब जी?
नंदिनी ने मुस्कुराकर आकाश की तरफ देखा तो आकाश हक्का-बक्का रह गया। उसने तो कविता सिर्फ नंदिनी के लिए लिखी थी, जिसे वो सिर्फ नंदिनी को ही सुनाना चाहता था। यूँ सबके सामने कैसे सुना सकता था? और वो गुलाब के फूल तो चोरी के हैं और सुजैन यही है। क्या वो मास्टर जी हमारे जन्मदिन का तोहफ़ा नहीं देंगे? आप ऐसा करिए कि हमें कविता गाकर सुना दीजिए। गाकर मुझे गाना नहीं आता। गाना नहीं आता या मैं कह रही हूँ इसीलिए, कोई और कहता तो शायद गा भी देते। ये कैसी बातें कर रही हो? जब मुझे आता ही नहीं तो कोई कोई भी कहे क्या फ़र्क पड़ता है? नंदिनी तमतमा उठी। अच्छा, अब मैं कोई भी हो गई? नंदिनी ये तुम क्या बोली जा रही हो आकाश से? आराम से बोलो, सारे मेहमान क्या सोचेंगे? प्रोफ़ेसर साहब ने नंदिनी का हाथ खींचते हुए कहा। तब जाकर नंदिनी शांत हुई, पर आकाश मन ही मन खिन्न हो गया। नंदिनी के इस व्यवहार से उसे बहुत ठेस पहुंची थी। तभी हेमंत उसके पास आया और उसके कानों में बोला, कोई बात नहीं यार, ये लड़कियां ऐसी ही होती है, कब क्या फरमाइश आ जाए कुछ पता नहीं। फुल अटेंशन चाहती है, तू सुना दे जैसी भी आती है, मामला शांत हो जाएगा। क्या शांत हो जाएगा? क्या सुना दूं? हाँ, मेरा मन होगा तो सुनाऊंगा कि उसके कहने पर। उसका मुझ पर कोई हक नहीं है इस तरह बोलने का। अरे भाई, वो हक समझकर ही गुस्सा हो रही है। तू तो समझता नहीं कुछ। जिस तरह से वो तुझे ताने मार रही है, मुझे लगता है उसे तेरी कोई और बात बुरी लग गई है। मेरी बात बुरी लगी है पर कौन सी? अगर लगी भी है तो ये क्या तरीका है? मैं उसका गुलाम नहीं हूँ। वो तो प्रोफेसर साहब ने रोक रखा है, वरना कब का चला जाता। अरे! अब ये क्या सोच रहा है? देख, तूने अगर कुछ लिखा है तो सुना दे, नहीं लिखा हो तो बता दे। मेरे पास लिखा रखा हुआ है वही सुना दे। अरे दोस्त, इन खूबसूरत लड़कियों के नखरे हम नहीं उठाएंगे तो कोई और उठाएगा, समझा? अब जा। ये कहकर उसने माइक उसके हाथ में दे दिया और कोहनी मारकर उसे हल्का सा आगे कर दिया। तभी सुजैन उसके पास आई और बोली, प्रेम और अपनेपन के कई रूप होते हैं आकाश जी। रूठना, मनाना, हक जताना, ये भी इसी का एक रूप है। आज नंदिनी का जन्मदिन है, ये उसका दिन है तो उसकी बात मानने में कोई बुराई नहीं है। आप तो बहुत ही अच्छे दिल के हैं। अच्छे दिल के लोग किसी और का दिल नहीं तोड़ा करते। आकाश ने सुजैन की बात का कोई जवाब नहीं दिया और भारी मन से आगे आया। फिर नंदिनी को देखा। उसने सोचा नहीं था कि उसके मन का भाव जो सिर्फ नंदिनी के लिए था, उसे यूं सबके सामने सुनाना पड़ेगा। फिर भी उसने कविता सुनाना शुरू किया। ओश की बनी लगती हो तुम, निर्दोष प्रेम से संवारी गई हो। किसी मंदिर के दिए जैसे पवित्र पावन हो तुम, बसंत जैसी खिलकर जीवन को सजाती हो तुम। जाने कैसा बंधन है ये, फिर धागे बिन डोर का, क्या उपहार करूं अर्पण, जीवन से बढ़कर हो तुम। यह लाइन बोलते-बोलते आकाश का गला भर आया। अब तक नंदिनी को भी जैसे अपनी गलती का एहसास हो गया। एक पल की खामोशी के बाद हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आकाश सुजैन के पास गया तो नंदिनी एक पल को फिर बेचैन हो गई। वो आकाश के पास ही जा रही थी, लेकिन तभी कुछ मिलने वाले आ गए। आकाश ने सुजैन से कहा, मैं आपका गुनहगार हूँ। पर इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, सुजैन ने उसका हाथ पकड़ा। बोला, शायद मैं जानती हूँ, पर अभी ये वक्त नहीं है। इसका हिसाब फिर कभी फुर्सत से बैठकर कर लूंगी। फिलहाल तुमने बहुत ही अच्छी कविता सुनाई है, मन खुश हो गया। काफी दिनों बाद कुछ अच्छा और सच्चा सुनने को मिला। तभी नंदिनी की आवाज आई पीछे से, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने नाहक ही आप पर गुस्सा किया। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, पर ये बहुत गलत किया, जबकि मेरे जन्मदिन का सबसे खूबसूरत तोहफा आपने दिया है। पर देखिए ना, अगर मैं गुस्सा ना करती तो आपका ये हुनर दुनिया के सामने कैसे आता? मिस सुजैन, क्या मैं गलत कह रही हूँ? सुजैन मुस्कुराते हुए बोली, बात तो तुम्हारी सही है, पर यह भी सही है कि बिना वजह तुम्हें आकाश को सबके सामने इस तरह नहीं बोलना चाहिए। पर आज उसका तुम्हारा जन्मदिन है तो मुझे लगता है आकाश को तुम्हें माफ कर देना चाहिए। आकाश अब तक चुप ही रहा। तभी नंदिनी पूरे हक से आकाश का हाथ सुजैन से छुड़ाकर उस तरफ गई जहाँ केक काटने की तैयारी की गई थी। आकाश भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चला गया। इस तरह दोनों को इस तरह जाता देखकर सुजैन स्क्रीन मुस्कुराने लगी और वो पीछे पीछे सबके साथ पहुंच गई। थोड़ी देर में केक काटा गया, फिर इस तरह पार्टी खत्म हो गई। इस बीच आकाश और नंदिनी के बीच कोई बात नहीं हुई। हेमंत की रिक्वेस्ट करने पर सुजैन उसके साथ घर लौट गई और बाकी मेहमान भी धीरे धीरे चले गए। पर आकाश का मन उदास ही रहा। वो भी अपने कमरे में लौट आया और अखबार से लिपटे गुलाबों को देखकर जाने क्या सोच रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई।
पार्टी खत्म हो गई, मेहमान चले गए। आकाश अपने कमरे में वापस आया तो अखबार में लिपटे उन फूलों को देखकर बेचैन हो उठा। ये फूल वो नंदिनी को देना चाहता था, पर नंदिनी इन फूलों की कीमत समझेगी कि नहीं, कहीं इनका भी उपहास ना उड़ाए। क्या इतनी नादान है कि वो मेरे दिल की भावनाओं को भी नहीं समझती? आकाश इसी उधेड़-बुन में पड़ा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जरूर महाराज जी या प्रोफेसर साहब होंगे, अब पता नहीं क्या क्या काम याद आ गया होगा। उसने दरवाजा खोला तो सामने नंदिनी हाथ में केक और खाने की थाली लिए खड़ी थी। आकाश ने देखा तो बोला, तुम इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? नंदिनी ने उसे थिकियाते हुए अंदर आ गई और हाथों का सामान मेज पर रखते हुए बोली, ये हमारा घर है और हम जब चाहे जहाँ चाहे आ सकते हैं। ना केक खाया ना खाना खाया, चले आए मुंह उठाकर कमरे में। अब मैं इतनी बेरहम तो नहीं हूँ, इसीलिए सोचा मैं ही खिला दूँ। और यह कहकर उसने एक केक का बड़ा सा टुकड़ा जबरदस्ती आकाश के मुंह में ठूस दिया और आकाश ना नुक्कर करता रहा। उसके बाद उसके चेहरे के हालात देखकर तो नंदिनी की हंसी रुक ही नहीं रही थी। आकाश तुरंत जाकर अपना चेहरा साफ करने लगा। तभी नंदिनी की नजर अखबार में लिपटे फूलों पर गई। ये क्या है? अरे इतने खूबसूरत फूल यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा अब समझी, अब मुझे देने के लिए लाए होंगे पर देना भूल गए होंगे, है ना? भुलक्कड़ तो आप हैं ही। खैर कोई बात नहीं, मैं खुद ही ले लेती हूँ। ये कहकर उसने उन फूलों को गुच्छों को अपने सीने से लगा लिया। आकाश उसे अपलक निहारता रहा। क्या करूँ मैं इसका? आ क्या हुआ नंदिनी? शायद कोई कांटा छुप गया। कांटा? पर मैंने तो ध्यान से सारे कांटे हटाए थे। लाओ दिखाओ कहाँ लगी? नंदिनी की एक छोटी सी आह पर आकाश बेचैन हो उठा। अच्छा अच्छा, सच सच बताओ, फूल मेरे लिए ही लाई हो ना, या वो परकटी सुजन के लिए तो नहीं? मैंने देखा है कैसे तुमसे चिपक कर बातें कर रही थी। गुस्सा तो बहुत आया मुझे, मन किया कि उस परकटी को पूरा गंजी कर दूं, पर बड़ी मुश्किल से खुद को काबू में किया। देखो तुम पर बस मेरा हक है, किसी और का नहीं। इसी वजह से मुझे तुम पर गुस्सा आ गया था। वैसे तुम नाराज तो नहीं हो ना? नंदिनी अपनी ही धुन में बोले जा रही थी और आकाश हैरान होकर उसकी इन उटपटांग और बेसिर पैर की लेकिन मासूम सी बातों को सुनता जा रहा था। कुछ पल पहले जहाँ वो उससे नाराज और उदास थी, वही अब उसे पूरा माजरा समझ आ गया था। इसीलिए अब उसे नंदिनी बहुत ही प्यारी लगने लगी। उसने कहा, अच्छा तो इस वजह से तुमने थोड़ी देर पहले सबके सामने मुझे गाना सुनाने को कहा। तुम्हें पहले पूरी बात समझ लेनी चाहिए। तुम्हें पता है ये सारे फूल मैं सुजैन के बगीचे से ही लाया था तुम्हारे लिए। इतनी सर्दी में मैं सुबह सुबह वहां गया था चोरी करने, सिर्फ तुम्हारे लिए। नंदिनी बहुत खुश हुई यह सुनकर और बोली, तो हमने थोड़ी ना कहा था आप हमारे लिए चोरी कीजिए, तो क्या करता? मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि तुम्हारे लिए मैं कोई खूबसूरत सा तोहफा ला पाता। देखो तो पार्टी में आए लोगों ने तुम्हारे लिए कितने महंगे और खास तोहफे दिए हैं। आकाश की बात सुनकर नंदिनी को थोड़ा बुरा लगा। उसने कहा, आपको क्या लगता है हम पैसों के भूखे हैं या तोहफे के भूखे हैं? मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब कुछ भी हो, ये रखा है, खाना है तो खाओ वरना भूखे सो जाओ, मैं जा रही हूँ। वो पैर पटकती हुई चली गई। आकाश अपना सर पकड़कर बैठ गया। लो फिर हो गई नाराज, इसका तो कुछ समझ ही नहीं आता। अब खुश होती है कब नाराज होती है, इस वक्त उसे समझा भी नहीं सकता। अब तो कल सुबह बात करूंगा। यह कहकर आकाश ने दरवाजा बंद कर दिया और मेज पर रखे खाने को देखकर खुश हो गया। चलो कम से कम नंदिनी को तो मेरी फिक्र तो है, वो खाना ले आई, वरना आज भूखा ही सोना पड़ता। उसने फटाफट थाली में रखे सभी पकवानों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। जलेबियां, रसगुल्ला, इन सबको तो पहले ही साफ कर लिया, बाकी का खाना आराम से खाना शुरू किया। खा पीकर बर्तन को चुपचाप जाकर रसोई में रख दिया और वापस आकर कपड़े बदल कर सोने ही जा रहा था। तभी पेंट की जेब में हाथ जाते तो कागज का टुकड़ा उसके हाथ लगा और सारी खुशी हवा हो गई। ये वो चिट्ठी थी जो उसके घर से आई थी। नंदिनी के जन्मदिन के चक्कर में वो इस बारे में सोचना ही भूल गया उसे जाना है कि नहीं। अब फिर से उसे कश्मकश में पड़ गया, आखिर करे क्या? उसने सोचा कि इस चिट्ठी के एवज में एक दूसरी चिट्ठी लिखकर भेज दे, उसमें कह दे कि अब वो घर नहीं आना चाहता, पर ऐसा करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने चिट्ठी को वापस जेब में रखा और तय किया कि अब जो भी होगा कल ही फैसला करेगा। कल उसे बहुत से काम थे, उनमें से एक था मैं सुजैन के घर जाना, उनके बगीचे से तोड़े हुए फूलों के लिए माफ़ी मांगना। पर सब कुछ इंसान की मर्जी से नहीं होता। कल का दिन उसे कुछ और ही रंग दिखाने वाला था। इन सब से अनजान वो नंदिनी का मुस्कुराता चेहरा अपनी आंखों में लिए सपनों की दुनिया में चल दिया। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।